मेरा शहर हो या गांव हमेशा फूलों की तरह महकता रहे। उसमें डाली डाली चिड़िया चिड़िया चहकता रहे। किसानों की हमेशा हरियाली, फसल उन्नत की ओर आगे बढ़ता रहे। आज सुबह टाइम्स टीम कामना करती है कि हमेशा हमारे किसान भाई मुस्कुराते रहें, उनकी फसल कई गुना पैदावार होती रहे। किसान देश के फौजियों को सलूट अभिनंदन करता है आज सुबह टाइम्स। आओ चले नई दिशा नई उमंग के साथ। मैं सोते जागते देश की तरक्की के बारे में सोचता हूँ। क्या आप भी देश की शक्तिशाली मजबूती के साथ चलना चाहते हैं? तो आइए देश के फौजियों को नमन सलूट अभिनंदन करते हैं। यह देश की रक्षा सुरक्षा करने वाले फौजियों को समर्पित है। नमस्कार, मैं हूँ लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं उनसे बात करने जो 80 साल के हैं और बुजुर्ग हैं और कुछ देश के लिए करना चाहते हैं, देश की भलाई के लिए हमेशा सोचा करते हैं, राष्ट्र की मजबूती नवनिर्माण के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। यह कंसाली साहब एक एनजीओ के अध्यक्ष हैं और वह रिटायर हैं और लगातार जो है अब रिटायर होने के बाद 85 साल के हैं और आज जो है कुछ ऐसे नवयुवा लगते हैं जैसे उनका सोच विचार हमेशा नवयुवाओं जैसे रहा और वह गरीबों के मसीहा हमेशा माने जाते हैं। दिल्ली में शिवालिक उत्तरांचल विकास समिति के अध्यक्ष हैं भोला दत्त खंसाली साहब जी। हम बात कर रहे हैं खंसाली साहब जी 85 साल के हैं। आज बुजुर्गों से बात करते हुए आज सुबह टाइम्स निकल पड़ी है और जानने के लिए कि उनके दिल में क्या है और किस तरह से आज मुकाम हासिल किए हैं, वह एक दूसरे व्यक्तियों को कैसे सीख दे सकते हैं। खंसाली साहब जी कई सरकारी पदों पर रहते हुए अच्छे गुणों से जाने जाते हैं। आज उनका रिश्ता हमेशा एक मजबूती के साथ देखी जा सकती है और राष्ट्र की निर्माण राष्ट्र की मजबूती के साथ हमेशा जो है सोचा करते हैं। नौजवानों को सही दिशा सही उमंग के साथ और पढ़ने लिखने और उनकी सहायता करने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। खंसाली साहब हमेशा उत्तरांचल के निवासियों के लिए जो पिछड़े हैं, गरीब हैं, बेसहारा हैं, चाहे गरीब असहाय हों, चाहे गरीब महिला हों, चाहे विकलांग हों, दुख दर्द में हमेशा सहयोग करते रहे। अभी जल्दी में कोरोना काल जिस तरह से था, उन्होंने कपड़े बांटे और उसके बाद जो है मास्क का भी वितरण किया गया और गरीबों के बारे में हमेशा सहयोग करते रहे हैं। आइए जानते हैं कुछ अंश। आज सुबह टाइम जानने निकल पड़ी है और उनकी आवाज़ कुछ बातचीत करते हुए सुनिए। सर, आपका क्या नाम है? सोनी जी, मेरा नाम है भोला दत्त खंसली। जी, किस तरह से आप काम कर रहे हैं? आप 80 साल की हो गए हैं और आज भी मैं देख रहा हूँ जोश जुनून के साथ आप नौयुवाओं को सही रास्ते पे लाने के लिए आप प्रयासरत हैं और अच्छी जो है पहलुओं के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। तो किस तरह से आप काम करना चाहते हैं नौयुवाओं के लिए और शिवालिक उत्तरांचल विकास समिति से आप जो है क्या काम करते हैं? मैं बचपन से ही एक सोशल आदमी रहा हूँ। मेरी सामाजिक सोच रही है शुरू से ही। जब मैं सन 58 के बाद 1958 में दिल्ली आया, उसके बाद मैं यहाँ सोशल एक्टिविटी से जुड़ गया और उसके बाद जो है मैंने जॉब भी किया, लेकिन मेरी सोशल लाइफ चलती रही। और फिर मैंने जो है ये सोचा कि हम लोग जो है गरीबी की वजह से वहाँ से लोग पर्वतीय क्षेत्र से उत्तराखंड से लोग पलायन कर रहे हैं, तो इसको कैसे रोका जाए, इनके लिए कौन सी यहाँ हिसाब कैसे व्यवस्था की जाए कि इनका प्लानिंग रुके। फिर मैं सर्विस करता रहा, तो ये सोचा मैंने कि इनको जो है कैसे यहाँ रोका जाए प्लानिंग को। और मैंने जो है उसके बाद भी एक एनजीओ का गठन किया जिसका नाम मैंने शिवालिक उत्तरांचल विकास समिति रखा और ये मैंने नेशनल लेवल की संस्था बनाई। इसका रजिस्ट्रेशन अखिल भारतीय स्तर के रजिस्ट्रेशन है। और लेकिन मूलतः मेरा प्लान यहाँ रिवर्स प्लान और प्लान रोकना था, इसलिए मैं इस पर काम कर रहा हूँ। जी, पहाड़ी क्षेत्र में अभी तक जो है क्या क्या आपने मदद की है जो नौयुवा भाई हैं, जो गरीब हैं, जो बुजुर्ग हैं, आप समझते हुए क्या किस तरह से आपने सेवा अभी तक पहुंचाए हैं? सबसे पहले तो मैंने इसके लिए काम किया, जब ये एनजीओ भी नहीं था मेरा, तो मैंने, और ये हमारा जो प्रदेश था उत्तराखंड जो था ये उत्तर प्रदेश के अंडर था, अधीन था। ये उत्तर प्रदेश एक ही हुआ करता था। और इसके बाद जब उसका विकास नहीं हुआ,
तो मैंने उसके लिए कई जो है चिट्ठियाँ लिखी। जब ये उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन था, उत्तराखंड, तो मैंने ये लिखा था कि भाई इस प्रदेश का पिछड़ापन क्यों है, इसमें बजट ठीक ढंग से क्यों नहीं आप जो है इशू करती है, क्यों नहीं उसका उपयोग करते। लेकिन ये मैंने देखा कि गवर्नमेंट की जो है जो इसमें जो विकास की गति है वो बहुत धीमी गति थी। और ये ब्रिटिश टाइम से जो है उपेक्षित क्षेत्र रहा है, और ये यूपी ने भी इसको उपेक्षित क्षेत्र रखा है। जबकि ये यूपी सरकार का एक पर्यटक स्थली था, और पर्यटक स्थली बहुत विकास होना चाहिए था। साथ साथ ये बॉर्डर स्टेट भी था। बॉर्डर स्टेट मीन्स चाइना और नेपाल और ये तिब्बत, इन क्षेत्रों से इसका बॉर्डर लगता है, और बॉर्डर स्टेट होने की वजह से इसका विकास बहुत जरूरी चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। तो ये हमारे दिमाग में एक रहा कि भाई ये उपेक्षित क्षेत्र है, और उसके बावजूद जब ये उत्तर प्रदेश से सेपरेट हुआ तब भी ये नगण्य रहा। लोगों ने जो है स्टेट बनने के बाद भी लोग तो जो है अपने आनंद जो है देहरादून में लेते रहते हैं, और उसका जो है दुरुपयोग करते रहते हैं, क्या नाम करते हैं, जो उनको विकास के लिए पैसा मिलता है। तो हमें वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, और इसलिए हमने इसका ये सोचा कि हम इसके कैसे विकास करें। मैंने इसके कई कॉरेस्पॉन्डेंस की सरकार से भी, और जो है क्या नाम करते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे भी, तो उसका भी कुछ हमें कोई सीधा रिप्लाई नहीं मिला। फिर जब इसका गठन कर दिया उत्तराखंड विकास समिति का, तो इसके बाद जो है मैंने कई फिर कॉरेस्पॉन्डेंस के वहाँ के मिनिस्टर से मिला, और बातचीत मेरी जारी है। और अब हम वहाँ जो है ऐसा टूरिस्ट कम्प्लेक्स एक विकसित कर रहे हैं। हमने एक लाइब्रेरी खोली है टेहरी में, और अभी हमारे पास स्पेस नहीं है, कहीं जगह नहीं मिल रही है, और भी हम लाइब्रेरी खोलेंगे, और वहाँ फल उद्यान और पर्यटक स्थली बनाने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग, ताकि लोगों का प्लान रुके वहाँ से। हम एक कोशिश कर रहे हैं उत्तराखंड की। जी, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि आप एक एनजीओ के माध्यम से काम करना चाहते हैं, उसके बाद आपने जो है सरकारी पद पे भी रहे, और आज जो है लोग रिटायर होके लोगों को सेवा कर रहे हैं। तो ये जुनून आपके अंदर कहाँ से आया? क्या बचपन से ही ऐसा जुनून था कि जो है जो गरीब आज जो है रोड पर हैं, उनका सेवा भाव करने के लिए आपके अंदर ये जुनून आया कहाँ से? कैसे आपकी प्रेरणा मिला? दरअसल मैं बचपन से एक, ये तो नहीं कह सकता अपने मुँह में नहीं बनना चाहिए, लेकिन मैं बचपन से ही एक तेज तरार आदमी रहा हूँ। जब मैं लगभग आपको बता रहा हूँ कि सन 45-46 की बात है, मैंने उस टाइम अपने पिताजी को कहा कि पिताजी जो है मैं ऊपर वायुयान वो भेजूँगा, उससे स्पेस में जाने की तैयारी करूँगा। मतलब दिमाग मेरा पहले से ही बहुत बढ़िया था, तेज तरार आदमी था मैं बचपन से ही। लेकिन क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं मिली हमें, एजुकेशन हमारे को सही नहीं, गरीबी की पॉवर्टी के कारण हमें एजुकेशन सही नहीं मिल पाया, क्योंकि वहाँ एजुकेशन का कोई सिस्टम नहीं था। स्कूल थी 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर, और पहाड़ी सिस्टम था, नदी नाले इतनी दूर की वजह से हम बहुत वंचित रहे शिक्षा से। फिर हम दिल्ली आए, फिर हमने पॉलिटेक्निक में जॉब करने के बाद में वहाँ भी एक 5-63 से मैंने पॉलिटेक्निक को ज्वाइन किया, और वहाँ भी मैंने सामाजिक संगठन बनाए। ITI और पॉलिटेक्निक की एक रजिस्ट्रेशन तैयार की, कि वहाँ इन लोगों को जो है इग्नोर किया जाता था, चाहे वो वेतन असंगतियाँ हों, विसंगतियाँ हों, या और कई चीज़ें हों। और उसके बाद मैंने वहाँ जो है 71 तक पॉलिटेक्निक में काम किया, लगभग 8 साल। उसके बाद मैं दिल्ली फायर सर्विस में आया। दिल्ली फायर सर्विस में मैं एक डिपार्टमेंट का फाउंडर मेंबर रहा, कम्युनिकेशन विंग का। और यहाँ भी मैंने डिपार्टमेंट के सुधार के लिए, क्योंकि सामाजिक आदमी होने की वजह से मुझे जो है करप्शन से बड़ा एलर्जी थी, मैं करप्शन को सहन करने वाला आदमी नहीं था। तो मैंने वहाँ भी जो है कई बार डिपार्टमेंट को सील कराया। उसके बाद जो है मेरा ध्यान जो है उसमें रहा कि भाई मैं पहाड़ क्षेत्र से यहाँ आता हूँ, इसका विकास कैसे संभव हो सकता है। फिर मैंने जो है 2004 में मैं रिटायर हुआ। उसके बाद मैंने एक नेशनल लेवल का NGO बनाया, और फिर उसमें मैं जो है सोचा कि जो है मैं कैसे इसमें काम करूं। लेकिन मैं कई बड़ी बड़ी NGO को मैंने विजिट किया। उसके बाद मैंने विजिट करने के उपरांत मुझे लगा कि नहीं, NGO में कुछ लोग गड़बड़ करते रहते हैं, तो मैं उसको इसकी वजह से कुछ मैं सोच विचार में पड़ गया, मैं नहीं कर पाया उसको। लेकिन 2018 के करीब, 2018-19 में मुझे 2-3 आदमी ने अप्रोच की, जो कि बड़े योग्य आदमी थे, PhD होल्डर थे, डॉक्टरेट की डिग्री उनके पास थी, अच्छे पढ़े लिखे आदमी थे। उन्होंने मुझे
बूस्ट किया, उन्हें मुझे एनर्जी दी कि भाई आप जो है अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अभी उनमें से एक डॉक्टर चिरंजीलाल चमोली जी, वो मेरे सेक्रेटरी हैं संस्था के, और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इनके भट्ट साहब को रखा हुआ मैंने, तो वो मेरे साथ मिल के काम कर रहे हैं। अभी हमने एक लाइब्रेरी खोली है जो टेहरी डैम के जो इर्द गिर्द है, जो गांव है, उनको उससे फायदा टेहरी गढ़वाल में ना? हाँ, टेहरी गढ़वाल में। और उसके बाद जो है 3-4 लाइब्रेरी और खोलेंगे हम पहाड़ में ही। एक मैंने अपने रेजिडेंस में सीनियर सिटीजन के लिए खोल रखा है, J/120 कप्तान नगर में, दिल्ली में। और अभी हम 1-2 और जो है खोलने वाले हैं। इसके उपरांत हम जो है वहाँ पर एक टूरिस्ट कम्प्लेक्स एक डेवलप कर रहे हैं, जिसमें कि कई लोगों को जॉब मिलेगी। और उसमें एक रिसॉर्ट भी करेंगे जहाँ की विजिटर्स जो है रेस्ट करेंगे या नाइट स्टे करेंगे। और उसके बाद हम वहाँ जो है फ्रूट बेल्ट स्कीम के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड जो है एक जस्ट लाइक हेवन है पृथ्वी में, तो उसको हम उसको निखारने के लिए और उसको जो है वहाँ जॉब देने के लिए हम वहाँ प्लांटेशन करेंगे, फ्रूट बेल्ट स्कीम करेंगे, ताकि लोग अपने आत्मनिर्भरता आए लोगों में। तो हमारा ये उद्देश्य है हमारे। जी, मैं सुन रहा हूँ कि आप जो है साड़ी वगैरह भी बांटने वाले हैं महिलाओं को, गरीब महिलाओं को। जी, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? हमने साड़ी नहीं बांटी, बल्कि हमने इस सीज़न में बहुत कुछ काम किया। जो पिछला जो है सीज़न जो ख़त्म होने वाला है समर का, उसका विंटर सीज़न, तो उसमें हमने लोगों को काफ़ी ऊनी वस्त्र जो है का वितरण किया है। और ये कोविड-19 के लिए हमने कोविड-19 से बचाव के लिए हमने जो है लोगों को मास्क डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिसके कि हमारे पास में रिकॉर्ड है। तो हमने कई कुछ ऐसे काम किए हैं। गरीब बच्चों को खाना, बिस्किट इत्यादि जो है उनका वितरण किया है। और हम दिल्ली में भी बड़ा काम कर रहे हैं इसमें। तो जी। ये हमारा जी, जिस तरह से 5-6 महीने भारत समेत पूरा विश्व जो है कोरोना में प्रभावित रहा और जो है प्रभावित रहा, अब जो है मास्क वगैरह आपने कुछ बांटे हैं कोरोना काल में? हाँ, हमने अभी कोरोना से इतना बचाव नहीं है, बचाव हो गया है, लेकिन कोरोना का दोबारा फैलने के चांसेस हैं। इसलिए हमने इसमें जो है अभी जब मैंने इसमें मास्क वितरण किया है, उसमें लोगों को इंस्ट्रक्शन दी हैं कि जो है एक सामाजिक दूरी और मास्क लगाना ज़रूरी। ये हमने लोगों को थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दी हैं कि अभी कोरोना का जो है भय ख़त्म नहीं है, कोरोना वापस हो सकता है, इसलिए लोगों को प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे बोलते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो ये जो हमने इस लोगों को एक संदेश दिया है कि आप जो है इसको सावधानी से सावधानी बरतें इसमें। क्योंकि अभी जब हमने देखा कि बम्बई जैसे महानगर में और पुणे जैसे उसमें ये महामारी लौट रही है, तो दिल्ली में तो ये दिल्ली की जो है कम से कम 2 अरब की आबादी, 2 करोड़ की आबादी है, तो हमें बहुत सावधानी से यहाँ रहना चाहिए। जी सर जी, जब आप बाहर निकलते हैं तो मास्क मुंह में लगा के निकलते हैं? अभी मेरी इस संदर्भ में DC नॉर्थ ईस्ट से मीटिंग हुई थी, और मीटिंग में डिसाइड हुआ कि जो भी आदमी मास्क नहीं पहनेगा उसका चालान होगा। हम लोगों को इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं कि मास्क पहन के बाहर निकलिए, और अगर मास्क नहीं निकलेंगे तो जो है पहले तो हम उनको समझाते हैं, अगर वो हमारा उनकी समझ में हमारे विचार नहीं आते हैं तो हम फिर जो है DC साहब से कंप्लेंट करते हैं, या उनके जो स्टाफ है उनको बताते हैं और उनको पकड़ के फिर उनको चालान करते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा सर। और आगे चल के आप जो है उत्तरांचल के लिए आप क्या काम करना चाहते हैं? आपका जो है उत्तरांचल का जो यूपी से जो है अलग होके 20 साल हो गया जी, तो उन भाई बंधुओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? एक्चुअली उत्तरांचल जो है एक होली स्टेट है, और होली स्टेट होने की वजह से वहाँ पर जॉब ना होने की वजह से, इंडस्ट्री ना होने की वजह से, कारोबार न होने की वजह से, रोजगार न होने की वजह से लोगों ने पलायन कर दिया वहाँ से। गांव के गांव खाली हैं, और वो गांव ऐसे इतने शानदार हैं कि वहाँ पर एग्रीकल्चर, फ्रूट बेल्ट स्कीम और मत्स्य पालन और स्मॉल स्केल के बहुत ही अपॉर्चुनिटी वहाँ जो है चांसेज हैं कि लोग वहाँ वापस जाएं और वहाँ पर आत्मनिर्भरता के लिए कुछ काम करें। वहाँ पर छोटे छोटे डैम बनाकर मत्स्य पालन, फ्रूट बेल्ट स्कीम ला के फ्रूट जो है फ्रूटों का उत्पादन और स्मॉल स्केल, वहाँ पर कई संसाधन हैं कि जो कि आदमी जो है भूख से नहीं मर सकता वहाँ और अपने आजीविका अच्छी तरह से कर सकता है। लेकिन इसमें सरकार का
सहयोग पब्लिक के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना सरकारी सहायता के आदमी आत्मनिर्भर स्वावलंबन नहीं आ सकता आदमी के ऊपर। और मैं तो ये कहूँगा कि उत्तराखंड को केंद्र सरकार को अपने अधीन रखना चाहिए, इसको एक यूनियन टेरिटरी रखना चाहिए जब तक इसका कंप्लीट विकास न हो। और दूसरी बात यह है कि ये जो है बॉर्डर स्टेट है, यहाँ पर जो है चाइना का बॉर्डर लगता है, जो कि वहाँ की अगर पॉपुलेशन घटी तो वो एक गवर्नमेंट के लिए एक बड़ी समस्या पैदा करेगा वहाँ। इसलिए पॉपुलेशन का होना, वहाँ के गांव का जो है आबादी गांव रहना, उनकी आबादी ठीक रखना वहाँ, क्योंकि अभी उत्तराखंड से 5 एमपी भी हैं। अगर वो वहाँ की आबादी घटी तो वहाँ एमपी की संख्या भी कम हो जाएगी और उत्तराखंड में एक संकट के बादल मंडराने लगेंगे, क्योंकि उत्तराखंड बॉर्डर स्टेट है। और वहाँ पर अगर गवर्नमेंट चाहती है कि स्वावलंबन आए तो वहाँ पर लोगों को जो है उनको ये क्या कहते हैं फ्रूट बेल्ट स्कीम और छोटे छोटे डैम बनाकर, भयंकर डैम नहीं, बड़े डैम को योजना वहाँ से रद्द कर देनी चाहिए, छोटे छोटे डैम, ताकि उसमें से पनबिजली वगैरह और मत्स्य पालन वगैरह और ऊंचे पहाड़ों में उसका पानी को अपलिफ्ट करके और वहाँ पर तमाम जो है पहाड़ी क्षेत्र में सिंचाई के साधन और फ्रूट बेल्ट स्कीम की लिए तैयार करना चाहिए। जी, शिवालिक उत्तरांचल विकास समिति की तरफ से आप जो है और क्या कमियां आप देख रहे हैं उत्तरांचल में कि लोगों को और सुधार करने की ज़रूरत है? उत्तरांचल में सबसे पहले ऐसा है कि वहाँ पर जो है ना लोगों की घर वापसी होनी चाहिए। घर वापसी होने की वजह से वहाँ उनके गांव में एक ग्रीनरीज होनी चाहिए। ग्रीनरीज मीन्स जब आदमी वहाँ पर रहेगा तो कुछ पैदा और करेगा, पेड़ लगाएगा, खेती करेगा वहाँ पर, क्योंकि ऐसी फसलें होती हैं जैसे धान, ज्वार, मंडुआ और झुंगुरा और नाना प्रकार के वेजिटेबल, नाना प्रकार के फ्रूट्स, ये सब चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध होती हैं। और वहाँ वन संपदा बहुत ज़्यादा है। और वन संपदा का भी यह है कि वहाँ चीड़ के पेड़ और ये शाल के पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि पत्ते जिनके झड़ जाते हैं तो कोई राहगीर अगर वहाँ पर स्मोक करके भी जाता है और स्मोक उसको बुझाता नहीं है तो आग लग जाती है। वहाँ पर आग लगने की वजह से वहाँ पर बड़ा वन संपदा को नुकसान पहुँचता है। जो जंगली जानवर हैं, जो जीव जंतु हैं वो मर जाते हैं। इसलिए गवर्नमेंट को वहाँ पर एक फॉरेस्ट फायर डिपार्टमेंट जो है खोलना चाहिए। उस फॉरेस्ट फायर डिपार्टमेंट खुलते ही वहाँ पर बड़ी लार्ज संख्या में लोगों को जॉब मिलेंगे और कुछ जो नुकसान है, जो वहाँ पर जो पौध जलती है आग से और जो वन्य जीव मरते हैं उससे उनकी जान बचेगी और वन्य जीवों जो पौध है वो जो है सुरक्षित रहेगी। ये मेरा वहाँ पर कई प्लान है कि भाई वहाँ पर एक तो फ्रूट बेल्ट स्कीम की बहुत ज़रूरत है, ताकि वहाँ के फ्रूट देश तो खाएगा ही खाएगा, लेकिन उसका एक्सपोर्ट भी हो सकता है, क्योंकि उसकी क्वालिटी, उसका टेस्ट, वहाँ की जो माटी है वो बहुत ही बढ़िया माटी है। उसमें तो जो है उसका पानी इतना सुंदर है, उसकी आबहवा बहुत शानदार है, वो पेरिस से भी बढ़िया जगह है। क्योंकि हम तो कभी ये सोचते थे कि पंडित नेहरू जो है पेरिस रहा करते थे, जलवायु परिवर्तन के लिए जाते थे, हवा परिवर्तन के लिए, लेकिन अगर कोई उत्तराखंड में प्लेन्स का आदमी, हमारे भारत का आदमी उत्तराखंड के लिए जाए तो जल परिवर्तन के हिसाब से वो जो है वो बड़ा स्वस्थ लाभ होगा उस आदमी को। वहाँ की जलवायु बहुत ही बढ़िया है। जी, खंसाली साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने एनजीओ का गठन किया है और उत्तरांचल के लिए आप अच्छी तरह से काम भी कर रहे हैं, वहाँ के नौयुवाओं को जो है सुधार लाने के लिए, वहाँ के रोज़गार के लिए, वहाँ की जो है परंपरा के लिए, जब से ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है, आप जो है वहाँ पे क्या-क्या सुधार हुआ है? ऐसा कुछ? जी। देखिए ऐसा है कि मैंने जो उसका सर्वे किया है, उसका आंकलन किया मैंने, उत्तराखंड दौरे करके उसका दौरा किया मैंने, और मुझे ये लगा कि सन 42 के बाद जब से मेरा जन्म हुआ और टिल टुडे आज तक मैंने देखा कि उसका सिर्फ वहाँ एक रोड मात्र की वजह से एक विकास है। रोडें तो बन गई हैं, लेकिन वहाँ की पॉपुलेशन कम हो गई है, लोगों का प्लान बराबर हो रहा है, गवर्नमेंट इसमें कोई ध्यान नहीं दे रही है और विकास के नाम पर वहाँ पर कोई भी काम नहीं हो रहा है। ये मैं आपको इसकी कटु सत्य है। और गांव के गांव खाली पड़े हैं। जिन गांव में बासमती पैदा होती थी आज वो गांव बंजर हैं। तो गवर्नमेंट को उसको पुनर्जीवित करने के लिए इस ओर कदम करना चाहिए। बल्कि मैं तो एक सोच रहा हूँ कि मैं एक ऐसा एक डिपार्टमेंट वहाँ खड़ा करूँ जो कि वहाँ के युवा, अच्छा दूसरी बात हो रहा है, जो वहाँ पर युवा रह भी गए हैं, वहाँ पर एक
उसका शराब का प्रचलन बहुत ज़्यादा है पहाड़ में। लोग हर घाटी में वहाँ दारू की भट्टी मिलेगी और वहाँ का जो युवा है वो दारू पीने से कमज़ोर हो गया है जी, आदी हो गए हैं। आदि हो गया है और उसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल खराब नहीं और इवन देन वो भर्ती होने लायक नहीं रहा। जबकि पहले हर परिवार से कई लोग आर्मी में होते थे और हमारा क्षेत्र जो है वो सब मनी ऑर्डर पर एक निर्भर था। जी जी। क्योंकि वहाँ इंडस्ट्री तो है नहीं, लेकिन लोग आर्मी में होते थे तो वहाँ से मनी ऑर्डर जाते थे, परिवार का पालन होता था, पालन पोषण होता था, इस टाइप का पहले चलता था। लेकिन आज जो भी वहाँ के युवा भी जो है आर्मी में जाने लायक नहीं रहेंगे तो क्या होगा। जी, तो और कुछ बताना चाहते हैं सर? मैं तो यही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पर मुझे उत्तराखंड में कोई जगह मिले। मैं वहाँ के युवाओं के लिए ऐसा काम करना चाहता हूँ कि उनके लिए एक फॉरेस्ट फायर और एक उनका डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए उनको जो है एक ट्रेनिंग देने के लिए, ताकि वो फिजिकली फिट हों। मैं एक इंस्टीट्यूट का एक वहाँ पर शुरू करने के लिए सोच रहा हूँ, जिसमें कि हर एक युवा को वहाँ जो 6 महीने की ट्रेनिंग या साल भर की ट्रेनिंग देंगे और वो जो है कहीं के लिए भी एक एकेडमी टाइप ताकि हम उनको युवाओं को एक बिल्कुल सशक्त जो है उनके अंदर एक एनर्जी पैदा करें। जी, ये सब करने के लिए आप सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं? क्या सहायता करे आपका? हाँ, हम ये सरकार से अपेक्षा करते हैं कि सरकार हमें कहीं पर कोई लैंड मुहैया कराए, ज़मीन की हमारे लिए व्यवस्था करे और हमें आर्थिक पैकेज दे, ताकि हम इस एक एकेडमी जो है युवाओं के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए, युवाओं को तैयार करने के लिए उस सर्विस में भी जाएँ, चाहे फायर में रहें, फॉरेस्ट फायर का काम करें, हम उनके लिए उसको तैयार करेंगे युवाओं को। जी, उत्तरांचल के नौयुवाओं को, माँ बहनों को, सबको आप किस स्तर पे आप रोज़गार देने का प्रयास कर रहे हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड के जो गांव हैं वो ग्रामीण क्षेत्र, उत्तराखंड में ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र है और शहरी क्षेत्र कम है। तो ग्रामीण क्षेत्र से जब पलायन हो गया है तो वहाँ पर ये समझिए कि रोज़गार नहीं होने की वजह से हुआ है। तो हमें चाहते हैं कि हम हर गांव में कुछ स्मॉल स्केल तैयार करें और उसके लिए हम फलोद्यान, जैसे मैंने बताया आपको, फलोद्यान और पर्यटक स्थली डेवलप करें और उसमें युवाओं को और माता बहनों को, हमारी बेटियों को, बहुओं को, सबको रोज़गार मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।